अच्छा सलामत, मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते। अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। क्या मुझ जैसा तुच्छ मस्करा आप जैसे बादशाह के नाक के नीचे से हथियार चुरा सकता है? बादशाह सलामत के सामने कोई ऐसी बात सोचेगा भी तो उन्हें पता चल जाता है। और आपके सैनिक कहते हैं कि ऐसी बात हुई, आपको पता नहीं चला? यदि मैंने वो हथियार चुराए हैं तो आपके सैनिकों को मिला क्यों नहीं? ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने खुद से किसी से कहते हुए सुना है। सुना था, देखा तो नहीं था ना? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हुजूर। यदि इन्होंने देखा होता तो इन्हें पता होता कि मैं आपका दिल बहलाने के लिए एक नए चुटकुले का अभ्यास कर रहा था। हुजूर, मैंने तो दो आवाजें सुनी थी। दोनों आवाजें मेरी ही थी। हाँ, अलग मेरा साज है, अलग ही अंदाज है। इस गले में दो तो क्या सैकड़ों आवाज है। हुजूर, इस मस्करे ने किले में हथियार छुपाए हैं। हाँ? बहुत खूब। आपके लिए नहीं, उसके लिए। जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं देखती, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। बड़ी भाग्य वाली हो आप कि आपके पति के राजद्रोही होने के बाद भी रानी साहेब ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। राजद्रोही? मुझे ये शाहू जी का साथ दे रहे हैं? हाँ, रानी साहेब को अभी आपके पति और धाना जी के द्रोह की सूचना मिली। वो चाहती तो आपको कारागृह में डाल सकते थे, पर आप गर्भवती है ना, इसलिए आपको यहाँ रखा है। अगर आपको भूखा रहना है तो रहिए, पर बच्चे को भूखा क्यों मार रहे हैं? बिना तैयारी के योद्धा को युद्ध पे नहीं भेजा करते। मैं अपनी संतान को आने वाले कठिन जीवन के लिए तैयार करके ही संसार में भेजूंगी। रानी साहब और राजे को अगर ये लगता है कि मुझे मेरे बच्चों से दूर रखकर वो हमारा साहस तोड़ पाएंगे, तो वो ना अब तक मुझे जानती है, ना मेरी संतान को। चिमना भाऊ, अब कुछ करो ना, हमें यहाँ से बाहर निकालो ना। हो सकता है बाजी की सुरक्षा कारणों की वजह से कोई और भी हमारे संदेश पढ़े। तुम्हें पत्र में अपनी सभी बातें गुप्त रूप से लिखनी होंगी। यदि सब कुछ सकुशल है तो अपनी आय की तरह पत्र के आरंभ में ओम गंग गणपतये नमः लिखना। यानी कोई समस्या है तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना। ये अंतर इतना सूक्ष्म है कि कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, पर हम समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ लिखा है सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। भीऊ, अब तेरे दूध के दांतों की धार दिखाने का समय आ गया है। हमारे हाथ पर जोर से काट। नहीं भाऊ, मैं आपको नहीं काट सकती।
आपको पीड़ा होगी, काटना पड़ेगा। काट काट। तू ही हमारी इकलौती आशा है दाकिया। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं राजे? आई साहब, ये वही स्थान है जहाँ हमने पहली बार देखा था कि हमारी आई साहब हमें सिंहासन पर बिठाने के लिए क्या कर सकती हैं। और आज यहीं आप सुनिश्चित करेंगी कि हमें सिंहासन से कोई दूर ना कर सके, कोई नहीं। आई साहब, हम आपको कमरुद्दीन खान से मिलाने लाए हैं। वो हमारी मदद करना चाहते हैं आई साहब। पर हम उनसे मदद नहीं चाहते। सिंहासन को बचाने के लिए कमरुद्दीन तो क्या, हम किसी मुगल से नहीं मिलेंगे। आई साहब, हम दोनों ही चाहते हैं कि ये सिंहासन हमारे पास रहे। सिंहासन हमारे लिए बड़ा है राजे, पर देश से फिर भी छोटा है। हमारा पूरा जीवन मुगलों से संघर्ष में निकला है। हम उनसे समझौता नहीं करेंगे। आई साहब, आप अपनी ही सिखाई राजनीति भूल रही हैं। आप ही ने सिखाया है कि युद्ध में सब सही होता है। सिंहासन के लिए युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में हमारे शत्रु शाहू जी हैं। कमरुद्दीन खान शाहू जी के शत्रु हैं और शाहू जी हमारे शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं, हो ना? आई साहब, कम से कम एक बार कमरुद्दीन खान का प्रस्ताव तो सुन लीजिए। वो आज मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दीजिए। और यदि गर्दन तक हाथ पहुंचे तो काट दीजिएगा। यदि आपने इस सिराजुद्दीन की गलत सूचना के कारण इस बेगुनाह को सजा दे दी होती तो इतिहास में आपकी शान में दाग लग जाता। जापना, मुझसे गुस्ताखी होगी। आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी हुजूर। आइंदा से? बादशाह सलामत! इस मस्करे की विनती है कि इसकी गर्दन बख्श दी जाए। क्या? जी हुजूर, बख्श दीजिए। सिर्फ इसकी जुबान काट दी जाए ताकि लोगों को याद रहे कि बादशाह कमबख्श के सामने बिना पूरा सच जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। माफ कर दीजिए हुजूर।
मस्खरे, तुम्हारा ये ख्याल हमें पसंद है। अब या तो तेरी गर्दन कटेगी या सब। मुंह खोल। खोल मैंने तेरे प्राण सिर्फ इसीलिए बचाए हैं ताकि तू अपने बादशाह को बेवकूफ बनता देख तो सके, पर मुंह से कुछ बोल ना सके। बेबसी क्या होती है ये मराठी तो जानता है, अब तू भी जान जाएगा। किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है रानी साहब। अब जिस जगह पर आपने अकेले अपने बागी सरदारों को बगावत की सजा दी थी, हमें शिकस्त दी थी और ये साबित कर दिया था कि एक औरत मर्दों पर भारी पड़ सकती है। आज आप उसी जगह पे खड़ी हैं, पर आज ना वो यकीन है और ना ही वो तेवर। तूफान में अवश्य है, पर यह नौका अभी डूबी नहीं है। भाग्य ने हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। इन कंधों पर पूरे देश का भार आया, पर हम कमजोर नहीं पड़े। राजनीति से लेकर रणभूमि तक अकेले डटकर खड़े रहे, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। और आप समझते हैं कि 2 वफादारों के जाने से हम कमजोर पड़ जाएंगे? तारा रानी, आप तो क्या किसी मर्द के सामने न झुकी है और न झुकेगी। बाखुदा, सुन के तसल्ली हुई कि आपके सामने आज तजवीज पेश करके हम कोई गलती नहीं कर रहे। हमने कभी कबूल नहीं किया, पर हम हमेशा से मानते हैं कि आप एक शेरनी हैं जो अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हैं। और आज देख लिया कि जख्मी होने पर शेरनी और भी खूंखार हो जाती है। खान साहब, बेहतर होगा आप अपना प्रस्ताव सुना दीजिए। आप एक वतन परस्त मराठी हैं। जाहिर है आप नहीं चाहेंगी कि अपने बेटे को तख्त पे बिठाए रखने के लिए आप अपनों का ही खून बहाएं। शाहू जी और आपके बीच में जो जंग होने वाली है, उसका फैसला बिना खून बहाए भी हो सकता है। अगर सारे मराठी सरदारों की वफादारी आपके साथ आ जाए, तो शाहू जी के साथ जाने को कोई बचेगा ही नहीं। आप वो कैसे करेंगे खान साहब? जंग अगर लड़के जीती जाए तो लोहे से जीत नहीं सकती, और बिना लड़े जीती जाए तो सोने से। आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए, हम आपको देंगे। और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्खन छीनकर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे, तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। तुम हमें यहां से छुड़ाने की बात कर रहे हो बाजी, पर क्या इस काम को करने का यह सही समय है? सही समय तो पता नहीं मल्हार, पर यह काम करने का यही समय है। मेरे बिना मेरी आई, मेरे भाई बहन एक एक पल डर के साए में गुजार रहे होंगे। उन्हें मेरी आवश्यकता है, और वैसे भी
जिसके पास कम समय हो उसके लिए हर समय सही समय है। सबको तैयार करो, जैसा मैंने कहा था वैसा करो। महादेव ने चाहा तो कल हम सब स्वतंत्र होकर घर वापस लौट रहे होंगे। हर हर महादेव। हम सब यहाँ सकुशल हैं। आई का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। वैद्य जी ने कहा है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। भी और मैं यहाँ महल में बहुत प्रसन्न है। दिन भर यहाँ वहां घूमते रहते हैं और नई नई चीजें देखते रहते हैं। भाऊ एक पल के लिए भी आई को अकेला नहीं छोड़ते। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। महाराज के होते हुए आपको हमारी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका पुत्र श्रीमान जमुना जी साहब। काय झालं बालाजी? पर इस पत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं बाला। इसमें जो कुछ लिखा है स्थिति उसके एकदम विपरीत है धना जी। हमने बाजी से आते हुए कहा था कि स्थिति यदि अनुकूल ना हो तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना। और ये पत्र बाजी ने नहीं जमुना ने लिखा है, वो भी अपने रक्त से। पता नहीं हमारा परिवार किस स्थिति में है। हमें जाना होगा धन। बालाजी, इस क्षेत्र के सभी मराठी सरदारों को हमारा पत्र मिल चुका है। वो लोग कल हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। यदि कल हमें उनका समर्थन मिल गया तो हम सिंहासन पर बैठने के लिए सातारा कूच करेंगे। जिस चमत्कार से आपने धाना जी और श्रीपत राव को हमारे पक्ष में किया है, वही चमत्कार कल भी दिखा दीजिए। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं बालाजी। पर महाराज, बालाजी की धाना जी या ओ महाराज, हम करें तो क्या करें? एक तरफ हमारा कुटुंब है और दूसरी तरफ पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श।
मुझे आपकी जरूरत है और हमारे बच्चों को भी। हम जानते हैं कि हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता है, पर इस समय देश की आवश्यकता हमारे परिवार से बड़ी है। हम तो मात्र एक पिता हैं, पर आप परम पिता हैं बापा। हम चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, और आप जो चाहते हैं उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें विश्वास है कि इस विपत्ति काल में बापा आप हमारे परिवार का विश्वास नहीं टूटने देंगे। आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे, और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्खन छीनकर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। आप अगर हमारे पुत्र के कहने पर यहाँ नहीं आए होते तो आपकी बात समाप्त होने से पहले आपका जीवन समाप्त हो जाता खान साहब। पर हमारी संस्कृति में यदि शत्रु भी अतिथि बनकर आए ना तो उसका सम्मान किया जाता है, उसकी बात का जवाब बात से दिया जाता है, आघात से नहीं। और मुगल नारी का कितना सम्मान करते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। पर हम तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, नहीं तो एक औरत के सामने ये तजवीज लेकर नहीं आते। इतनी इज्जत करते हैं कि एक माँ से दूसरी माँ और उनके बच्चों की जान का सौदा नहीं करते। भाई साहब, वो एक राजद्रोही की पत्नी है, ये उस बाजी की आई हैं जिसने हमारा अपमान किया था। पर राधाबाई और उनकी बाकी 2 संतानों ने ना राजद्रोह किया है और ना ही आपका अपमान। भाई साहब, अब हमारी पीड़ा समझ ही नहीं रही हैं, आप मात्र उनकी पीड़ा समझ रही हैं। राजे, शस्त्र उठाने का अधिकार सिर्फ उसका होता है जो निर्बल की पीड़ा समझता है। हमें मात्र राधाबाई और उनके बच्चों की नहीं, हर मराठी की चिंता है, और आपको भी होनी चाहिए। और मंत्री को वो नहीं कहना चाहिए पंत प्रतिनिधि जी जो राजा सुनना चाहता है, मात्र वो बात कहनी चाहिए जो सत्य है, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। यदि मंत्री और वैद्य कड़वी बात और कड़वी दवा ना दे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के मामले में किसी बाहर वाले को बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया। भाई साहब, इस पर और बहस नहीं होगी, हम निर्णय ले चुके हैं। वजीर को सिर्फ अपने बादशाह की बात सुननी चाहिए। आपके बादशाह आपका कल है। आपके बादशाह बड़े हो चुके हैं और जल्द ही अपनी माँ का आंचल छोड़ देंगे, और तब उन्हें याद रहेगा कि आपने उनकी बात सुनी थी या उनकी माँ की।
बस वो पत्र बाबा और भाऊ तक पहुंचा देना। बाजी के परिवार के सकुशल होने की सूचना हम तब दे पाएंगे ना जब बाजी यहां पर होगा। एक काम करा, तुम सातारा वापस जाओ और वापस जाकर सबको यह कह देना कि तुम हमें ढूंढ नहीं पाए। हमारे पिता धाना जी के विद्रोह के कारण हमें यह भी नहीं पता कि हम जाएं तो जाएं कहां। ऊपर से हमारी इस हार के कारण राजे और तारा रानी साहिब भी हमसे रुष्ट होंगे और अब बाबा की गद्दारी। महादेव, आज पहली बार मैं शत्रु के सामने अकेला हूँ। आज मेरे साथ ना तलवार स्वरूप पिता है न ढाल स्वरूप माँ। आज मात्र मेरे प्राण ही नहीं, मेरे मराठी सैनिकों के भी प्राण दांव पर लगे हैं। आई बाबा मुझसे बहुत दूर है, पर जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ है। महादेव, मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं सदैव मृत्यु से 2 कदम आगे रहूंगा। आई को दिए हुए वचन की लाज रखना महादेव। महान, गुणवान, दयावान बादशाह कमबख्श के सामने इस मस्करे बाजी का प्रणाम। सुबह भी नहाई सी है, दिन भी है धुला धुला। पेश करने जा रहा हूं मैं एक नया चुटकुला। एक बार एक खरगोश लोहार के दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे साफ इनकार कर दिया। अगले दिन खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे फिर से मना कर दिया। लेकिन खरगोश भी मराठी था, एक बार जो हट कर ले वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। इसीलिए ये सिलसिला चलता रहा। रोज खरगोश उससे पूछता था, गाजर है क्या? रोज लोहार उसे मना कर देता था। फिर एक दिन लोहार को गुस्सा आ गया, उसने खरगोश के दांत तोड़ दिए। अगले दिन वह खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर का रस है क्या? ये कमबख्श भी अजीब आदमी है, जब हंसता तब भी डर लगता है, जब नहीं हंसता तब भी। अच्छा दूसरा सुनिए। एक बार एक मुगल पहलवान ने एक
कमजोर बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारा तो बच्चे ने क्रोध में आकर पूछा, तुमने ये थप्पड़ मुझे मजाक में मारा है या गुस्से से? तो मुगल पहलवान ने बोला, गुस्से से। ये सुनकर बच्चे ने कहा, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है बादशाह सलामत इस मस्करे से नाराज हैं। गलती मस्करे की ही है। मैं सदा आपको ऐसे चुटकुले सुनाता हूँ जिसमें हमेशा मुगल सैनिक ही मूर्ख निकलता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप मुगल हैं, किंतु वीरता के सूर्य हैं, दया के सागर हैं, तलवार के धनी हैं। अब तेरी मस्खरी बस। अब हम तुम्हें एक चुटकुला सुनाएंगे, तो सुनो। एक मुगल बादशाह था और एक मराठी सैनिक ने मस्खरा बनकर उस बादशाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, ताकि वो बादशाह के किले में घुसकर अपने साथियों को वहां से चुरा सके। उसने बादशाह का दिल जीता, उसका भरोसा जीता, यहां तक कि बादशाह के हाथों उसके वफादार को सजा भी दिलवाई। पर वो मस्खरा ये नहीं जानता था कि वफादार को सच बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती। और वैसा ही हुआ। उस वफादार ने बिना जुबान खोले, बिना कुछ बोले सब सच बता दिया। क्या लगा था तुझे तो कुछ चुटकुले सुना देगा और ये बादशाह खुश होकर इन मराठियों को आजाद कर देगा? हमें मजाक पसंद है, मजाक बनना पसंद नहीं। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया। राजे ने बालाजी को राजद्रोही घोषित कर दिया। अणी ने बंदी बनाने का आदेश जारी हो चुका है। शायद किसी बात से सरदार भयभीत हो चुके हैं। यदि कोई हमारे साथ नहीं आया तो क्या होगा? के पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो मात्र बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सपने, और उन सपनों को सच करने का सामर्थ्य हमारे पास है। ये छोटी सी भेंट आप सभी को विश्वास दिलाने के लिए कि जो हमारे साथ रहेगा उसे समृद्धि मिलेगी, और जो शाहू जी के साथ रहेगा उसे सर्वनाश। शिवाजी राजे की, 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 शिवाजी राजे की। खेल खत्म हो गया तेरा मस्खरे। सिराजुद्दीन को हमारे हाथों सजा दिलवाने के बाद तू इससे बात कर रहा था, और ये हमने अपनी आंखों से देखा।
मस्खरा हमारे साथ मस्खरी कर रहा है। ठीक है, अब हम उसके साथ ऐसी मस्खरी करेंगे कि पूरी मराठी रियासत याद रखेगी। अब क्या बोलेगा तू? मात्र नजारा देखा। जो लिफाफे से मजमून समझ जाते हो वो खत नहीं पढ़ा करते। मस्खरे तेरे अंदाज को देखकर हम समझ गए थे कि तू उससे क्या बात कर रहा था। तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे मौत देंगे। सूचना एकदम सत्य है शाहू जी। राजे ने सरदारों की स्वामी भक्ति को राजकोष से सोना देकर खरीदा। ये तर्रानी साहिब की राजनीति नहीं हो सकती। तर्रानी साहिब अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठे हुए देखना अवश्य चाहती हैं, पर वो कभी भी राज्य के धन का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। महाराज, ये निर्णय अवश्य स्वयं राजे ने लिया है। म्हणजे राजे रानी साहब के नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। रानी साहब शत्रुता में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, और हम ये आशा राजे से नहीं कर सकते। इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। राजे यदि तलवार से बात करते तो हम उन्हें उत्तर भी तलवार से ही देते, पर राजे ने तो साहूकारों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। हमें भी धन एकत्रित करना होगा। क्षमा करें महाराज, तो क्या आप भी सरदारों की वफादारी खरीदना चाहते हैं? जिसे खरीदा और बेचा जा सके उसे वफादारी नहीं कहते धाना जी। हम धन सरदारों को देने के लिए नहीं, अपनी सेवा का सुधार करने के लिए चाहिए, समाज का विकास करने के लिए चाहिए। राजे ने वफादारी खरीदी है, पर हम वफादारी कमाएंगे। राज्य सरदारों से नहीं बनते, सामान्य प्रजा बनाती है राज्य। हम उस प्रजा की सेवा करेंगे, उनका हृदय जीतेंगे, और एक बार वो प्रजा हमारे साथ हो गई तो सरदारों को भी हमारा साथ देना ही होगा। एक बार एक वीर राजा था, उसने शत्रुओं के नगर को चारों ओर से घेर लिया। तभी एक दिन उसके पास एक सूचना आई कि नगर में खाने के लिए ना अन्न है ना पीने के लिए पानी। तभी सेनापति राजा से बोला, यही उपयुक्त समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। और राजा बोला, नहीं, मैं नगर को जीतने आया हूँ, निगलने नहीं। वो राजा इतने बड़े थे कि नगर को ही निगल जाए। मौत को सामने देखकर तू हंस रहा है। अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ हुजूर। एक फकीर की बात याद आ गई। बड़ा करामाती फकीर था। उसके एक इशारे पर उल्लू दिन में उड़ने लगते थे। फकीर को तो हर जगह उसका यकीन ले जाता है। मैं दिन में उल्लू उड़ते देखने आया हूँ। हम भी उस फकीर से मिल चुके हैं। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा था कि मस्करे, एक दिन यही मस्करी तेरी जान ले लेगी। उन्होंने कहा था कि तू एक दिन किसी बेबस का मजाक उड़ाएगा और उसकी हाय तुझे मरवा डालेगी। किस बेबस का मजाक उड़ाया था तूने? आपके मराठी कैदियों का। मैं इनका ये कहकर मजाक उड़ा रहा था कि तुम लोग बहुत जल्द घर लौट जाओगे, और मुझे नहीं पता था
मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी गर्दन उड़ने की नौबत आ जाएगी। उस फकीर की बात का मैंने तब विश्वास नहीं किया था, पर अब जब उसकी बात सच होते दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कहीं उसकी दूसरी बात भी सच ना हो जाए। कौन सी दूसरी बात? उन्होंने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त बहाएंगे, पर जीतेगा बादशाह कमबख्श। अगर वो ये सिद्ध कर दे कि उसके मुगल सैनिक उन 40 मराठियों से बहादुर हैं जो 4000 मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे। यदि ये बात सिद्ध हो गई तो आजम को आपकी ताकत का लोहा मानकर आपको सिंहासन सौंपना ही पड़ेगा। और हमें बस ये मान लेना चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। सवाल ये नहीं है हुजूर कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या नहीं। सवाल ये है कि आपको उस बात पर यकीन है या नहीं। क्योंकि अगर आपको उस बात पर थोड़ा सा भी यकीन हो तो सवाल ये नहीं है कि कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं, क्योंकि जब यकीन होता है तो सब कुछ हो सकता है। तो तुम चाहते हो कि हम साबित करें कि हमारे मुगल सैनिक उन 40 मराठियों से बहादुर हैं? क्या दिन आ गए हैं। एक भेड़िए को यह साबित करना पड़ रहा है कि वो भेड़ से ज्यादा ताकतवर है। भेड़िए की ताकत का सबूत भेड़ की लाश होती है। ठीक है, हम अपने चुनिंदा मुगल सैनिकों को उन मराठियों से लड़वाएंगे और उन मराठियों की लाशें ही हमारी ताकत और हमारी बहादुरी का अफसाना कह देंगी। हुजूर की बात में दम है, पर क्या? पर जीत ऐसी होनी चाहिए कि जीत के बाद भी वो बरसों तक कायम रहे, जिसे लोग देखकर हैरान रह जाएं। जैसे उल्लू को दिन में उड़ता हुआ देखकर आप और मैं हैरान रह गए थे। जैसे शहंशाह शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाई थी। मोहब्बत बनाती है और नफरत तोड़ती है, और हमारे दिल में नफरत के सिवा कुछ नहीं। तो आप बनाइए मत, तोड़िए हुजूर, तोड़िए। मतलब? हम हिंदुस्तानियों में एक कहावत होती है, यदि इरादा पक्का हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। पर आप आसमान में नहीं, बस इस दीवार में छेद करने की चुनौती दे दीजिए। आपके सैनिक और मराठी दोनों इस दीवार में छेद करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके सैनिकों ने सबसे पहले छेद कर दिया तो ये टूटी हुई दीवार सदा सदा के लिए आपकी ताकत और हिम्मत की गवाही देगी। जो भी इसे देखेगा वो कहेगा कि बादशाह कमबख्श का इरादा पत्थर की दीवार से भी मजबूत है। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? और मेरे बच्चे कहाँ हैं?
चिमना, तुम दोनों ठीक हो? क्या बात है चिमना? हाँ, तू हाफ क्यों रहा है? पता नहीं है, वो बस आजकल ऐसे ही सांस फूलने लगती है। तू चिंता मत कर। आई, तू ठीक है ना? और तेरा शिशु? वो भी ठीक है। आज से आप तीनों स्वतंत्र हैं। आपने सभी सरदारों की वफादारी को खरीद लिया है। अब आप जब चाहे देशद्रोही बालाजी और उसके परिवार को दंड दे सकते हैं। कमरुद्दीन के साथ सौदा करके हमने कोई गलती नहीं की। पंत जी, हम आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। बदले में आपको क्या चाहिए? 2 चीजें। पहला, आपका वादा कि आप हमको दक्खन तक खुला रास्ता देंगे। आपकी फौजें हमारे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं पैदा करेंगी। और दूसरा? बालाजी का परिवार, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। पिंजरा खोल दीजिए। खुले आसमान में परिंदों का शिकार हम खुद कर लेंगे। बालाजी को दंड देने के लिए हमने पहले ही सैनिक भेज दिए। उनको देखते ही उनके प्राण ले लेंगे और बाद में प्रजा से कहा जाएगा देशद्रोही बालाजी ने बंदी बनने से मना किया था, इसीलिए। पढ़ाई साहब के दिए वचन का क्या होगा? उन्होंने राधा बाई और उनके बच्चों की सुरक्षा का वचन दिया है पंत जी। रानी साहब ने वचन दिया था कि जब तक बालाजी का परिवार महल में है तब तक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी साहब पर है। हमने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। मुझे अब उनकी सुरक्षा का दायित्व आई साहब का नहीं। बस एक बार राधा भाई और उनके बच्चे सातारा की सरहद पार कर लें, उसके बाद कमरुद्दीन खान जो चाहे सलूक कर सकते हैं उनके साथ। वाह राजे वाह। मुगल सैनिकों, इन कमबख्त मराठियों से पहले उस दीवार को तोड़कर दिखाओ। जाओ! हुजूर, आपकी दीवार के नाम। ख्याल अच्छा है।
क्या मर्दानगी दिखाई है आपने। एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों के प्राणों को संकट में डाला। ऐसे राजा का तो सम्मान होना चाहिए। राय साहब आप भूल रही हैं कि एक राजा के निर्णय की आलोचना करना अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध है कि राजा का अपमान करना। हम राजा के निर्णय की आलोचना नहीं कर रहे थे, हम गलत राह पर चल रहे अपने पुत्र के निर्णय की आलोचना कर रहे थे। क्षमा करा रानी साहब, ये निर्णय पुत्र ने नहीं, एक राजा ने लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम मार्ग था। आपको क्या लगता है पंत प्रतिनिधि जी कि वफादारी बाजार में पड़ा कोई खिलौना है जो बेचा और खरीदा जा सकता है? और एक बार जिसे बिकने की आदत पड़ जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? आज आपने खरीद लिया, कल कोई और खरीद लेगा। इतनी कच्ची नींव पर साम्राज्य खड़े नहीं होते राजे। सेना और सरदारों का विश्वास जीता जाता है राजे, युद्ध छीना और खरीदा नहीं जाता। और राधाबाई और उसके बच्चों के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना आप, याद रखिए राजे, निर्दोष का रक्त बहता है तो साथ में साम्राज्य बह जाते हैं। ये आपकी सोच हो सकती है साहब, हमारी नहीं। हम राजा हैं, हम जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। कमरुद्दीन पर भरोसा करके आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं राजे। यूं समझ लीजिए जैसे मगरमच्छ पर बैठकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि आपने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया है तो आपका और हमारा दोनों का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी वर्षों की तपस्या राख हो जाएगी। भाई साहब यही आपकी समस्या है। पहले आपको आपत्ति थी कि हम निर्णय नहीं लेते, राज्य की समस्याएं नहीं देखते, पर अब सारे मराठी सरदार हमारे साथ हैं, फिर भी आपको आपत्ति है। राजे आपकी वजह से यदि एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को कुछ हो गया ना तो प्रजा आपका साथ नहीं देगी। आई साहब हमने जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। सिंहासन पाने के लिए अपनी सपत्नी राजसबाई और उनके बेटे शंभाजी को इतने वर्षों से कारागार में आपने ही डाल रखा है। और हम जो गलती कर रहे हैं ना, ये गलती हमारी नहीं, आपके परवरिश की है आई साहब। शाबाश मुगल सैनिकों! और बलपूर्वक मारो! और बलपूर्वक मारो! धोखेबाज, मराठी से लड़ने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, कभी भी मराठी को कम मत समझना। दूसरा नियम, कभी भी पहला नियम मत भूलना। और तीसरा नियम, यदि पहले 2 नियम भूल भी गए तो इस टूटी हुई दीवार और इस मस्करे को याद कर लेना। तो सोचना कि यदि मस्करी में मैंने ये कर दिया तो क्रोध में क्या करूंगा। तू बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट, उस फकीर का पुत्र जिसने तुझे दिन में उल्लूड़ता हुआ दिखाया था।
उल्लू दिखाया उन्होंने था, पर बनाया तेरे लालच ने, जैसे आज बना दिया। इसका सर काट के धड़ से अलग कर दे बाजी। हेगे नहीं मल्हार, गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मत असुदे, ये शुभ कार्य मैं ही कर लूंगा। नहीं मल्हार, जीतने के लिए सिद्धांत हार जाए तो जीत किस बात की? तुम्हारा राजा हार चुका है, अब हमें बाहर जाने का मार्ग दे दो। तुम हमें जाने दो, हम तुम्हें जीने देंगे। हारा हारा जो विपत्ति में अपनी सेना को छोड़कर भाग जाए, उसे सेना का नायक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। यही है आपकी वीरता, आपका पराक्रम, आपका नेतृत्व। आप तो बड़े कायर निकले चंद्रसेन जी। वो तो बाजी था जो हमें मौत के मुंह से बचा कर ले आया, अन्यथा आपने तो हमारा श्राद्ध ही करवा दिया था। क्षमा करा बाजी, मैंने तुम्हें भी गलत समझा और तुम्हारे पिताजी को भी। मेरे मन में बालाजी के लिए बैर था, ईर्ष्या थी। मैं चाहता था मेरे पिता धानाजी तारा रानी साहिब के दरबार में मुझे वो स्थान दिलाएं जो उन्होंने बालाजी को दिलवाया था, परंतु मैं समझ ही नहीं सका। स्थान व्यक्ति को नहीं, उसके गुणों को मिलता है। पर स्थिति अभी बदल चुकी। तानाजी और बालाजी तारा रानी साहिब का साथ छोड़कर शाहू जी से मिल गए। मैं जानता था मल्हार कि मेरे बाबा गलत निर्णय नहीं लेंगे। अब शाहू जी के नेतृत्व में मराठी साम्राज्य अपनी खोई हुई गरिमा वापस प्राप्त करेगी। अब स्वराज का स्वप्न सच होकर रहेगा। उन दोनों ने निर्णय बहुत सही लिया है बाजी, और इस सही निर्णय का उन्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। सूचना मिली है कि धानाजी और बालाजी को शाहू जी के साथ मिल जाने के कारण राजे ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया था। और उन्हें बंदी बनाने का आदेश भी जारी कर दिया है। और मेरी आय की कोई सूचना? मेरी आई और मेरे भाई बहन पर संकट है, मुझे जाना होगा। पर बाजी, तुम्हें कैसे पता कि उनके प्राण संकट में? पत्र में लिखा है वो सुरक्षित है। ये पत्र गुप्त रीति से लिखा गया है। आराम में हर हर महादेव लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी इस पत्र में लिखा है वो सब कुछ स्थिति के विपरीत है।
पापा ठीक हो गए ना? आई तो क्या सोच रही है? यही सोच रही हूँ चिमना। तारा रानी साहिब जिन्होंने अशरफ भाई और उनके पुत्र को इतने वर्षों तक बंदी बना के रखा ताकि राजी को चुनौती देने के लिए कोई खड़ा ना हो पाए, वही तारा रानी साहिब एक राजद्रोही के परिवार को मुक्त क्यों करना चाहेंगी? जब हमने भागने की कोशिश की थी तब राजी हमें मृत्युदंड देना चाहते थे, फिर अचानक से उनके मन में ये दया किस लिए? आई तो कहना क्या चाहती है? यही कि संकट अभी तक टला नहीं है चिमना। तुम नहीं जा सकते। पर मुझे अपनी आई और अपने भाई बहन से मिलना है। नहीं। अरे पर नहीं, हमने कहा ना नहीं मिल सकते। उस थप्पड़ का जवाब तुझे आज मिलेगा राधा भाई। आज तेरी आंखों के सामने तेरे तीनों बच्चे मरेंगे।